वालेकुम, मैं हूं आपकी मेंटोर दानिया। मुझसे ये रिक्वेस्ट की गई थी, मुल्तान से ये रिक्वेस्ट आई है कि 7th स्टैंडर्ड का जो मैथ का चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस का, उसके जो सॉल्यूशन सेट फाइंड करने में इशू आ रहा है ना, उस पर एक लेक्चर तैयार करके दें। तो आज मैंने वीडियो खास उसके लिए बनाई है और ये 7th क्लास के लिए है। लीनियर इक्वेशन का चैप्टर है और जो इन इक्वेशन को सॉल्व करने का इजी मेथड क्या है, दो मेथड है, मैं दोनों बता दूंगी, जो इजी लगे वो उसके मुताबिक क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इन क्वेश्चंस में ना सिर्फ इक्वेशंस वाले क्वेश्चन है बल्कि वर्ड प्रॉब्लम वाले भी हैं। जो वर्ड प्रॉब्लम वाले हैं अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगते हैं, मुझे भी अपने टाइम पे लगते थे, लेकिन मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका। अब उसमें आ जाता है, जैसे कि क्वेश्चन है सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन की निशानी क्या है? जब कभी भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको इक्वालिटी के साइन के साथ मिलता है तो वो एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 7x - 2 = 30। हम देख रहे हैं कि ये x स्मॉल लेटर जो x हम अल्फाबेट्स का यूज करते हैं, ये एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ जब अटैच हो तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाता है। और अगर वहां पे साइन ऑफ इक्वालिटी है, जो कि ये है साइन ऑफ इक्वालिटी, ये होगा तो इसका मतलब है कि ये एक इक्वेशन और इसको हमने सॉल्व करना है। अगर हम सॉल्व करें 7x - 2 = 30 तो ये किस तरह सॉल्व होगा? हम ये देखते हैं कि ये जो x है, हम इसकी वैल्यू नहीं जानते कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, फाइंड भी इसी की वैल्यू करनी है। तो उसका तरीका क्या है? 7x चूंकि आप नहीं जानते हो कि x की क्या वैल्यू, इसको यहीं पे छोड़ दें, इक्वालिटी के साइन की तरफ आए तो यहाँ आता है 30। अब ये जो -2 है, 30 और 2 को मैं सॉल्व कर सकती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, 2 को मैं 30 के पास यानी इक्वालिटी के साइन के दूसरी तरफ लेकर जाऊंगी। जब मैं इसे वहां शिफ्ट करूंगी तो साइन चेंज हो जाएगा। हमेशा एक बात याद रखिएगा, इक्वालिटी के एक तरफ अगर माइनस है तो जब वो दूसरी तरफ जाएगा तो वो प्लस के साइन में चेंज होगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो जब ये इक्वालिटी के साइन के दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस में चेंज होगा। इसी तरीके से क्या होता है कि जब मल्टीप्लाई अगर कोई चीज हो रही इक्वालिटी के एक तरफ, तो वो जब दूसरी तरफ शिफ्ट होती है तो वो डिवाइड करती है। और अगर कुछ यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इक्वालिटी के उस तरफ जाके वो उसका रेसिप्रोकल बन जाएगा, मतलब कि उसका उलट हो जाएगा। और उसका मतलब क्या होगा, डिवीजन का जो रिवर्स प्रोसेस है वो है मल्टीप्लिकेशन, ये उसमें चेंज हो जाएगा। खैर, ये तो एक सादा सी बात मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट इसमें हमने क्या करना है, डस्टर में शायद भूला हूं, खैर तो उसमें हम ये देखते हैं नेक्स्ट कि 7x - 2 = 30। तो उसमें क्या है, 30 के बाद जब मैं 2 लेकर जाऊंगी, यहाँ इसका साइन माइनस है तो इक्वालिटी की उस तरफ जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 30 और 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो वो हो जाएगा 32। यहाँ क्या हो जाएगा 7x। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो किस तरह पता चलेगी हमें? मैं ये देखूंगी कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं 7 को x से सेपरेट करूं। अब सेपरेट करने का क्या तरीका है, 7 और x आपस में यहाँ क्या हो रहे हैं, ऐड नहीं हो रहे हैं। जब इन दोनों, एक ये कांस्टेंट वैल्यू है, 7 कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, और x क्या है, एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में है, या हम कहें कि ये जो अल्फाबेट x है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन शो कर रहा है। तो 7 जब x के साथ यहाँ अटैच्ड है तो ये यहाँ ऐड नहीं हो रहा है, ये यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 7 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 7 को x से अगर हमें सेपरेट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे कि 7 से इसको डिवाइड करेंगे। अगर 7 से इसको डिवाइड इस तरफ करेंगे, इक्वालिटी के एक तरफ अगर हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं कि हम 7 को डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि इक्वालिटी की दूसरी तरफ भी 7 से डिवाइड होगा। एक तो ये तरीका है, लेकिन इसको अक्सर लोग नहीं समझ पाते, तो इसके लिए इजी क्या है कि इसी फॉर्म को मैं लेकर जा रही हूँ, 7x = 32। यहाँ तक आपको समझ आया है ना कि हमने क्या किया, 7 और x एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको सेपरेट करने के लिए मैं क्या करूंगी, x को यहीं रहने दूंगी। 7 चूंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 32 के पास जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड के लिए डिनोमिनेटर लगा के उस हम 7 को कह देंगे कि ये डिवाइड हो रहा है। अच्छा, 32/7 इसका मतलब है x की ये वैल्यू है, ठीक है। अगर इसकी तरह का मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहूँ तो उसमें क्या होगा, मैं उसमें ये देखूंगी कि
इक्वालिटी के एक तरफ ब्रैकेट है या नहीं है, अगर है तो पहले हम क्या कोशिश करेंगे कि हम उसी को ही सॉल्व करेंगे, और वो किस तरीके से होगा मैं उसमें ये देखूंगी कि अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है tan 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 9। इसको पढ़ना भी सीखे, पढ़ने का तरीका क्या होगा, tan इंटू ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है तो इंटू पढ़ेंगे, tan इंटू 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 9। तो किस तरीके से करेंगे, tan ब्रैकेट के बाहर है तो इसका क्या मतलब है, ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब tan बारी बारी 2 से भी मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद x से भी मल्टीप्लाई होगा, तो कैसे करेंगे, tan को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लगाएंगे क्योंकि सेंटर में साइन माइनस का है, फिर tan को x से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट्स बना लें ताकि आप किसी भी गलती से बच सकें, ठीक है। नेक्स्ट इज इक्वल टू, अब 4 यहाँ पे x से भी मल्टीप्लाई होगा बारी बारी 9 से भी मल्टीप्लाई होगा, वो कैसे, 4 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू 9 या मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20, 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है इसमें, माइनस 4 इंटू 9, 4 9 जा 36, ठीक है। अब नहीं समझ आ रहा क्या करेंगे या इसका क्या आंसर है, लेकिन हम एक काम तो कर सकते हैं, हम देखते हैं कि 20 और 36 कांस्टेंट वैल्यूज है, हम इनको इकट्ठा कर लेंगे और फिर हम देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 10x है और 4x है, ये चूंकि एक जैसी वैल्यूज है इनको इकट्ठा कर लेंगे। वो किस तरह, ये देखें मैं कर रही हूँ 4x वैसे ही रहने दे रही हूँ, 4x के पास में क्या लेके आ रही हूँ 10x। अब 10x चूंकि 4x के पास जाएगा तो इसका जो साइन है इसके आगे ये चेंज होगा, माइनस की बजाय क्या हो जाएगा प्लस, क्लियर। 20 अपनी जगह ही मौजूद है, 20 के पास में किसको लेकर आ रही हूँ यहाँ से 36 को। अब 36 के आगे क्या साइन आ रहा है, माइनस का, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा 36। एरो इसलिए बना रही हूं ताकि आपको समझ आए। ठीक है जी, 20 और 36 को अगर मैं ऐड करूं तो ये बन जाएगा 56 इज इक्वल टू 4 और 10 को ऐड करूंगी तो ये क्या हो जाएगा 14x, क्लियर। अच्छा, अब हम इसको सीधा करके लिख सकते हैं। सीधा करके लिखने के लिए ये आपने एक साइन है बनाना, इसको पढ़ते हैं इम्प्लाइज दैट। इम्प्लाइज दैट का मतलब क्या होगा कि आप इसको सीधा करके लिख सकते हो। सीधा करके कैसे, 14x इज इक्वल टू 56। अब चूंकि ये 14x और 56 आंसर आ गया, मुझे नहीं पता इसका क्या हो सकता है आंसर, उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ आ जाती हूँ, 14x इज इक्वल टू 56। इस तरह अलग करेंगे, x और 14 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो x को यहीं रहने दें, 56 भी अपनी जगह पर है, 14 को सेपरेट करना ना, 14 यहाँ चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, जब वो 56 के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, 14 और 56 को डिवाइड करने का तरीका, या तो डायरेक्ट 14 का टेबल पढ़ लें। 14 का टेबल आप नहीं पढ़ना चाहते तो आप स्मॉलर टेबल से ट्राई कर सकते हैं। स्मॉलर टेबल सबसे पहले 2 का है, 2 के बाद 3 का, 3 के बाद 4 का, फिर 5 का। जिस भी टेबल पे ये दोनों वैल्यूज डिवाइड होती जाएं, आपने इस फ्रैक्शन को ना बिल्कुल स्मॉलेस्ट वैल्यू पे या लोएस्ट फॉर्म में ले आना है। अब आपको किस तरह करेंगे ये मैं आपको दिखा दूं। ये देखें कि अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी 2 के टेबल पे तो किस तरीके से होगा, देखें ऐसे और ऐसे। वो कैसे, 56 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2 सा 4, तो 5 में से 4 जाए तो 1 आता है, वो 1 यहाँ शिफ्ट होगा, ये हो जाएगा 16, 2 8 सा 16, ठीक है, एंड 2 7 सा 14। नेक्स्ट मैं देखती हूँ कि 7 के टेबल पे ये दोनों डिवाइड होते हैं, किस तरह, देखें 7 1 सा 7 एंड 7 4 सा 28, तो आंसर क्या है 4/1। x का आंसर 4/1 का मतलब ओनली 4 भी होता है, तो इसका क्या मतलब है, x का आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 4। ये होता है इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका। अच्छा, नेक्स्ट अब इसमें मैं वर्ड प्रॉब्लम की बात करती हूँ। वर्ड प्रॉब्लम के बारे में आपको बता दी चलो, ये अक्सर नाम सुनते ही ना बच्चों को बहुत ज्यादा एक टेंशन वाली बात लगती है कि वर्ड प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो अब आप क्या करेंगे, आपने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख लिया, अब वर्ड प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम के बारे में आपको बताती जाऊं तो वर्ड प्रॉब्लम एक ऐसी चीज है जिससे हर स्टूडेंट घबराता है, ठीक है, लेकिन उससे घबराना नहीं है, समझने की कोशिश करनी है। मुश्किल कुछ भी नहीं होता अगर पढ़ा जाए या मेहनत की जाए तो,
ठीक है। अब वो कैसे कि ये 7th स्टैंडर्ड की बुक है मेरे पास, चैप्टर 9 मैंने ओपन किया हुआ है। 9.1 की जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको एक दो समझा दिए, लेकिन नेक्स्ट है वर्ड प्रॉब्लम की ये एक्सरसाइज जो कि है 9.2। उसमें जो मैं एक वर्ड प्रॉब्लम देख रही हूँ वो रेक्टेंगल के बारे में है और उसके पेरीमीटर के बारे में। अब वो किस तरीके से करना है मैं आपको बता देती हूँ। पहले क्वेश्चन बता देती हूँ कि उन्होंने लिखा हुआ है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ को हम L से शो करेंगे, स्मॉलर L कह देंगे उसको, ठीक है। और वो क्या कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। और उसको अभी हमें सपोज करना है, किस तरीके से करना है मैं वो बता देती हूँ, बल्कि पहले मैं आपको पूरा क्वेश्चन लिख देती हूँ ताकि जब हम सॉल्व करें तो आपको चीजें भूलें ना। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर मोर then twice of its breadth. If perimeter of rectangle (28 centimeter), find length and breadth. सबसे पहले मैं इसमें आपको एक इजी सी बात जो है वो बताती चलूँ, समझना है आपने अब वो किस तरीके से। रेक्टेंगल के बारे में बता दूं कि ये इस तरह की शेप होती है, एक इस तरह की डायग्राम होती है जिसमें दो साइड की लेंथ इक्वल होती है और दो साइड की ब्रेथ इक्वल होती है। लेंथ का मतलब हो गया लंबाई और ब्रेथ का मतलब हो गया उसकी चौड़ाई। ब्रेथ को विड्थ भी कहते हैं, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। उसके अलावा इस क्वेश्चन को पूछने का एक और तरीका वो है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। इफ पेरीमीटर इज 28 सेंटीमीटर फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। समटाइम्स यहाँ लिखा होता है फाइंड डायमेंशंस, बच्चे घबरा जाते हैं, वो कहते हैं कि डायमेंशंस का पता नहीं क्या मतलब होगा। घबराने वाली कोई बात नहीं होगी, किसी भी डायग्राम की जो डायमेंशंस हैं वो उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर लिखा होता फाइंड डायमेंशन तो भी मैं क्या फाइंड करती, लेंथ और ब्रेथ की फाइंड करती। तो अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को समझने की कोशिश करूंगी। वो कहते हैं कि एक जो रेक्टेंगल है उसकी, रेक्टेंगल कहते हैं मुस्ततील को, उर्दू में लिखते हैं इस तरीके से मुस्ततील, ठीक है। तो मुस्ततील की बात करती हैं कि उसकी जो लंबाई है, लेंथ मतलब उसकी लंबाई, और ब्रेथ क्या होती है उसकी चौड़ाई, ठीक हो गया। अच्छा, पेरीमीटर होता है अहाता। ये देखिए मैं आपको उर्दू में भी बता रही हूँ ताकि समझने में आपको आसानी हो, ठीक है। कि एक मुस्ततील की लंबाई 2 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, यानी कि उसकी जो चौड़ाई है उससे उसकी दुगना, चौड़ाई का दुगना, ट्वाइस का मतलब होता है, ठीक हो गया। ट्वाइस की बात हो रही है कि एक जो मुस्ततील है उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से कितनी ज्यादा है, 2 सेंटीमीटर। मोर देन है ना, मोर देन का मतलब होता है ज्यादा। तो अब जब तक मुझे चौड़ाई ही नहीं पता होगी मैं उसकी लंबाई कैसे फाइंड करूंगी। तो हम सपोज करते हैं, हम लिखते हैं, अब इसका हम सोल्यूशन फाइंड करने लगे तो सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, सपोज, फर्ज किया, सपोज का मतलब है फर्ज किया कि जो ब्रेथ है वो क्या है, x सेंटीमीटर। x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो हम फाइंड करेंगे तो पता लग जाएगा, ठीक है। ब्रेथ जो है वो क्या है, x सेंटीमीटर। तो अब लंबाई क्या होगी, लेंथ, और ब्रेथ को आप यहां से b भी कह सकते हैं, ठीक है। l, लेंथ का मतलब l हो गया, स्मॉलर l का मतलब लेंथ, स्मॉलर b का मतलब ब्रेथ, ठीक है। तो लंबाई कितनी होगी, अब इस बात पे गौर करें कि उन्होंने कहा है कि उसकी ब्रेथ का दुगना, और दुगने में भी कितना ज्यादा होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर ज्यादा होना चाहिए। तो फिर अब क्या होगा, मैं क्या करूंगी कि मैं लूंगी उसके अंदर पहले ब्रेथ का ट्वाइस, ब्रेथ का ट्वाइस, ट्वाइस करने का मतलब होगा, यहां मैं लिख रही हूं ब्रेथ, ट्वाइस का मतलब होता है दुगना। दुगने को इस तरीके से लिखते हैं 2 इंटू जो जिस भी चीज का आपको दुगना कहा जाए, यहाँ ब्रेथ का दुगना कहा हुआ है, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ कहा हुआ है, तो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ क्या आ जाएगा, 2 इंटू
ब्रेथ क्या कहा हुआ है कि ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, तो ब्रेथ का ट्वाइस 2 इंटू ब्रेथ कर दिया, आगे से लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर मोर। जब मोर कहा है, मोर का मतलब ही क्या होगा, ज्यादा, यानी कि उसमें ऐड करना, और वो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। हाँ, अगर वो यहाँ पे फर्ज करें, अब आप पूछे कि मैंने +2 लिखा है, मोर लिखा है, अगर मैं कहूँ मेरे पास 5 रुपए हैं और 1 रुपया ज्यादा है, 1 रुपया ज्यादा होने का मतलब ही क्या है, 5 जमा 1 यानी कि 6। तो इसका मतलब ये है कि ब्रेथ का ट्वाइस मांग रहे हैं और साथ क्या कह रहे हैं 2 सेंटीमीटर मोर, मोर का मतलब ऐड करना। हाँ, अगर यहाँ पे मोर की बजाय लिखा होता लेस देन 2 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, तो लेस का मतलब होता कि मैं यहाँ पे माइनस लगाती। इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। 2 इंटू ब्रेथ प्लस 2 सेंटीमीटर, तो ये ब्रेथ हमारे पास क्या थी, x सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी x सेंटीमीटर एंड प्लस 2 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 2। यहाँ पे सेंटीमीटर लिखे ना लिखे फिलहाल अभी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये आपने समझ लिया कि ये L की वैल्यू है, V की वैल्यू ये है और L की वैल्यू ये है, इन दो को आपने याद रखना है। अब जो हमें फार्मूला मिलता है पेरीमीटर के लिए वो सुनने, वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। क्लियर? ये यूनिवर्सल फार्मूला है रेक्टेंगल का पेरीमीटर अगर आपने फाइंड करना है तो। अब मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट करने लगी हूँ, उसको देखने वो क्या होगा, 2 फार्मूले का वैसे आया, L की जगह पे क्या आएगा, L की जगह पे आएगा 2x प्लस 2, तो मैं उसको इस तरीके से लिखूंगी 2x प्लस 2। क्लियर? ब्रेथ की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, x सेंटीमीटर, या सिंपल x लिख देते हैं फिलहाल। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4x, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, या इसको मैं मजीद आपके लिए इजी कर देती हूँ, इस तरह होगा 2x प्लस 2 से अलग मल्टीप्लाई होगा और यही वाला 2x से अलग मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 4 और यहाँ आ जाएगा 2x, ठीक है। अब 4x और 2x ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये सेम टर्म्स है। सेम टर्म्स को हमेशा सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर कांस्टेंट के साथ सॉल्व हो सकता है उसे करें, और अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ ही सॉल्व हो रहा है तो उसको करना है। 4x और 2x सेम है तो ये ऐड होके हो जाएगा 6x प्लस 4, वैसे का वैसे आ जाएगा। और पेरीमीटर का फार्मूला चल रहा है तो पेरीमीटर उन्होंने हमें दिया हुआ है, पेरीमीटर को कितना कह रहे हैं, हम कहते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ P इज इक्वल टू 6x प्लस 4, P उन्होंने दिया हुआ है और वो है 28 सेंटीमीटर, 6x प्लस 4 वैसे का वैसे। अब क्या होगा, ये टर्म अलग है लेकिन ये कांस्टेंट टर्म है और ये भी हमारी कांस्टेंट टर्म है, तो 4 और 28 को डील करें वो किस तरीके से, 28 को यहीं रहने दें, इक्वल का साइन वैसे 6x को भी वैसे रहने दें। ये 4 यहाँ इसके आगे इसका साइन क्या है, प्लस है, तो जब ये इस तरफ आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और वो क्या होगा, माइनस। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया इक्वालिटी की साइन से एक तरफ अगर कोई चीज ऐड होगी तो वो दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट होती है या माइनस होती है। 28 में से 4 गए तो 24 बचेगा और 6x वैसे का वैसे। नेक्स्ट अब आप क्या लिखेंगे, 24 इज इक्वल टू 6x, ठीक है। अब क्या करना है, 6 को x से सेपरेट करना है। 6 को x से सेपरेट करने के लिए क्या होगा, ये यहाँ पे चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवीजन की इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 6 और यहाँ लिखेंगे सिंपल x, और ये यहाँ से मजीद डिवाइड होकर आपको आंसर देगा 4। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। अब आपने क्या देखा है, इम्प्लाई z का साइन लगाएं। इम्प्लाई z का मतलब होगा कि आप इस इक्वेशन को इजी या सिंपल तरीके से सीधा करके लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू 4 आ गया और x क्या थी हमारे पास, b यानी ब्रेथ थी, ठीक हो गया, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब लेंथ कैसे पता चलेगी, लेंथ क्या, लेंथ हमने यहाँ बनाई है, ये हमारी लेंथ है। लेंथ के फार्मूले में मैं लिखूंगी 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 का मतलब है 2, वैसे ही x की जगह पे मैं लिख दूंगी 4 जो कि अभी मेरा आंसर आया, एंड देन लिखूंगी प्लस, ये यहाँ से हो जाएगा L इज इक्वल टू 2 4 जा 8, 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो L क्या है हमारे पास 10 सेंटीमीटर और x के आगे हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो ये इसकी लेंथ और ब्रेथ हमने फाइंड कर दी है। अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है
वर्ड प्रॉब्लम का, और वो क्वेश्चन है जो मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगता था और इतना ज़्यादा मुश्किल लगता था, लेकिन उसको मैंने कोशिश की है कि मैं किस तरीके से उसको आपको समझा सकती हूँ। तो अब उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं ये रेज करने लगी हूँ। इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और वो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.2 का, वो भी वर्ड प्रॉब्लम ही है, और उसके अंदर है a father age is twice of his daughter's age but 16 years ago the father age was 4 times his daughter's age, calculate their ages। यानी कि बाप और बेटी की बात कर रहे हैं। इसको मैं आपको पूरा क्वेश्चन लिख लूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि इसको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है, और वो हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। वो ये कह रहे हैं अ फादर एज इज ट्वाइस ऑफ हिज डॉटर्स एज, कि एक बाप है उसकी जो उम्र है वो उसकी बेटी की उम्र का दुगना है। ट्वाइस मैंने अभी आपको बताया कि दुगने को कहते हैं, ठीक है। आगे लिखा बट 16 इयर्स अगो, यानी कि 16 साल पहले। द फादर एज वाज 4 टाइम्स, बाप की उम्र 4 गुना थी इस डॉटर्स एज, अपनी बेटी के उम्र के। कैलकुलेट देयर एजेस, यानी कि बाप और बेटी दोनों की हमने उम्र मालूम कर लिया। इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या होता है, सबसे पहले उन्होंने देखें क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें कि इसमें हो क्या रहा है, दिया क्या हुआ है और मांग क्या रहे हैं, पूछ क्या रहे हैं। तो अब उसमें क्या है कि मैं देखती हूँ कि वो कहते हैं बाप की उम्र बेटी की उम्र का दुगना है। जब तक मुझे बेटी की उम्र ही नहीं पता होगी, मैं बाप की उम्र दुगना है या तिगना है या चुगना, मैं बता ही नहीं सकती। तो मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले सपोज करूँगी कि बेटी की उम्र क्या है। इसका सोल्यूशन लिखने लगेंगे तो हम उसमें लिखेंगे सपोज डॉटर्स एज, बच्ची की या बेटी की जो उम्र है वो क्या है x इयर्स, ठीक है। अब मैं फाइंड करूंगी कि फादर की एज क्या होगी। फादर्स एज, और वो क्या हो जाएगी, चूंकि उन्होंने कहा है कि ट्वाइस ऑफ डॉटर है, तो बेटे की जो उम्र है x इयर्स, उसकी ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2, इस तरीके से लिखते हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये तो आगे फादर की एज। अब वो ये कह रहे हैं लेकिन 16 साल पहले, कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। देखें कि कंडीशन क्या है, वो कहते हैं 16 इयर्स अगो, 16 साल पीछे चले जाओ, या 16 साल पहले की बात है। उसमें क्या हुआ है कि जो बाप की उम्र है वो बेटी की उम्र का 4 गुना थी, 4 टाइम्स थी। तो मैं किस तरीके से बताऊंगी, मैं देखूंगी 16 इयर्स एगो, या बैक लिख दें 16 इयर्स बैक या एगो, जैसे आपको समझ आता है, ठीक है। क्या हुआ था कि बाप की उम्र बेटी की उम्र का 4 टाइम्स थी। तो मैं क्या लिखूंगी, यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 16, ठीक है। बेटी की उम्र का 4 गुना थी आज से 16 साल पहले। तो अब वो क्या हो जाएगा 2x माइनस 16 है, तो बेटी की उम्र क्या है हमारे पास x।
अब उन्होंने चूंकि कहा कि उसका क्या थी 4 गुना थी, तो वो हो जाएगा x माइनस 16 और यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि उसका 4 टाइम्स है। ब्रैकेट लगाने का मतलब ये हो जाएगा कि 4 सिर्फ x से ही नहीं बल्कि 16 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको समझने की कोशिश करें, वो क्या है कि वो ये कह रहे हैं कि बाप की उम्र बेटी की उम्र का ट्वाइस है। बेटी की उम्र पहले सपोज करेंगे कि वो x है और वो ट्वाइस बाप की उम्र है, तो उसको 2 into x years कर देंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं 16 years बैक, 16 साल पहले जो बाप की उम्र है वो बेटी की उम्र का 4 गुना है। तो बाप की उम्र बेटी की उम्र का 4 गुना होने का मतलब है कि 4 को आप क्या करेंगे 16 पे माइनस करेंगे, 16 साल पहले, ठीक है, बैक है तो यानी कि उसमें से माइनस होगा। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अगर हम इसको अब सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको सिंपल करते हैं 2x माइनस 16 एज इट इज, 4 को x से मल्टीप्लाई करें 4x हो जाएगा, 4 को 16 से, यानी कि 4 पहले एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर 16 से, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है। अब मैं देखती हूँ कि 2x और 4x एक जैसी टर्म्स हैं और 16 और 64 कांस्टेंट एक जैसी टर्म्स हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, माइनस 16 जो ये पड़ा हुआ है इसको वैसे का वैसे रहने दूंगी, 64 जब इस तरफ आएगा इक्वालिटी की इस तरफ तो इसका साइन माइनस है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 4x वैसे का वैसे अपनी जगह पे है यहीं पे, और 2x जब इसके पास जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस। अब आप लोग कहेंगे कि मैंने पहले तो ये बताया कि इसके आगे माइनस है तो ये माइनस वैसे, और इसके आगे माइनस है तो ये माइनस यहाँ आके प्लस हुआ है। अब 2x के आगे तो कोई साइन ही नहीं है, हमें क्या ख्वाब आ रहा है कि हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। मैं बताती हूँ, जब इस तरह के एक्सप्रेशंस में कुछ भी ना हो तो खुद ही सपोज कर लेते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, तो यानी कि 2x जब यहाँ जाएगा तो माइनस होगा। ओके, 4 में से 2 गया तो 2x आ जाएगा, 64 में से 16 जाए तो आता है 48। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको ना सिंपल करना चाह रही हूँ। सिंपल करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं यूं इम्प्लाइज दैट का साइन बनाऊंगी जो कि इसको कहते हैं, और फिर ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 48। दें मैंने सीधा करके लिख दिया है। अब क्या करेंगे, x चूंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और ये यहाँ से आपके पास आ जाएगा 24। तो आप क्या कहेंगे कि x इज इक्वल टू 24 ईयर्स लिखते हैं साथ। और ये किसकी उम्र है अगर नोट करें तो x ईयर्स हमने किसको कहा था, डॉटर्स कहा था, तो हम क्या कहेंगे कि जो डॉटर D फॉर डॉटर लिख रही हूँ मैं, कंप्लीट में लिख रही हूँ, आप खुद लिख दीजिएगा क्योंकि मेरे पास स्पेस यहाँ कम है। D मतलब डॉटर, तो डॉटर की जो एज है वो क्या हो जाएगी 24 साल। और उन्होंने फादर एज हमने क्या सपोज की थी 2x, यानी कि ट्वाइस ऑफ द x, तो फादर की एज यानी कि मैं f लिख रही हूँ, f फॉर फादर, वो आप खुद अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। फादर की एज क्या थी 2x ईयर्स, 2x ईयर्स का मतलब 2 इंटू x की वैल्यू डाल दें जो कि क्या आ रही है हमारे पास 24, 2 इंटू 24 का मतलब होगा 48 ईयर्स, ये फादर की एज आती है। डॉटर्स एज 24 ईयर्स एंड फादर्स एज 48 ईयर्स। तो आज इसको ख़त्म करते हैं, उम्मीद है आपको इससे बहुत हेल्प मिली होगी। मैथ्स को समझने की कोशिश करें। मैथ हमारी ज़िंदगी में एक जो है मेरी नज़र में तो ना एक ऐसी हैसियत रखता है कि इसके बगैर हमारा हिसाब किताब, हमारा लेन देन जो है प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो इसको समझें, ये बेशक बहुत लोग कहते हैं कि ये ड्राई सब्जेक्ट है, पर ये ड्राई नहीं है। अगर इसको समझें और आपको समझ आने लग जाए तो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। क्योंकि मैंने BSc मैथ्स में की हुई है तो मुझे यही था कि मैं मैथ्स, चूँकि अगर मेरा अच्छा हो रहा है तो मैं इसको मज़ीद अच्छा करूँ। BSc तक मैंने मैथ्स भी पढ़ा, तो उसमें ये है कि डबल मैथ्स थी, मैथ्स की 2 बुक्स थी, और हम उस BSc लेवल के तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल, जो मैट्रिक लेवल के हैं वो फिर भी इजी है, वो हर कोई करवा लेता है। फिर भी अगर आपको इसमें लगता है कि मज़ीद मुझे कोई और चैप्टर करवाने की ज़रूरत है, कोई और जो क्वेश्चन है उनको करवाने की ज़रूरत है, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।